नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है अपने माँ बाप से और अपने परिवार से दूर भागने के लिए। क्या कोई इंसान इतना भी गिर सकता है? निकल जाओ तुम लोग अभी की अभी मेरे घर से। भगवान ने मुझे यह दिन दिखाने से पहले काश मुझे उठा लिया होता। इतने सालों से जो परिवार एक साथ रहा, मैं नहीं जानता था कि वह इस तरह टूटेगा। अरे नालायकों, क्या यही दिन देखने के लिए तुम लोगों को मैंने पाला पोसा और दोनों को इतना बड़ा किया था कि आज तुम लोगों को इस तरह झगड़ते हुए देखूं? तुम दोनों को आपस में इस तरह से लड़ते झगड़ते देखकर मेरा खून खौल रहा है। हद कर दी तुम दोनों ने, मेरी तो नाक कटा दी। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? कैसे मैं सबको जवाब दूंगा? क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें कि आज तुम दोनों भाई आपस में झगड़कर मुझे ये दिन दिखाओ? गुस्से में आग बबूला होते हुए मगनलाल जी ने कहा। तो बड़ी बहू राधा, जिसने अभी छोटी बहू आभा को झन्नाटेदार चांटा मारा था, वह ससुर जी के यह शब्द सुनकर अंदर तक हिल गई और बड़ा बेटा सोमेन, जो छोटे बेटे राज का गिरेबान पकड़कर खड़ा था, उसने गिरेबान अपने हाथों से छोड़ दिया। बड़ी बहू राधा कुछ कहना चाहती थी, मगर मगनलाल जी किसी की बात सुने बिना वहां से चले गए और आकर एकांत में अपनी बालकनी में बैठ गए और सोचने लगे कितने प्यार और अरमानों से बनाया था उन्होंने यह घर, जिसका नाम उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर रखा था, चंदा निवास। मगर आज अपने बेटे बहुओं को इस तरह लड़ते झगड़ते देख उन्हें बहुत बुरा लगा था। उन्हें लगा जैसे उनकी बरसों की मेहनत पर आज पानी फिर गया। उन्होंने जो सपना, एक संयुक्त परिवार का सपना देखा था, आज उन्हें वह सपना अपनी आंखों से चकनाचूर होता दिखाई दे रहा था। इस घर में मगनलाल जी, उनकी पत्नी चंदा, बड़ा बेटा सोमन और उसकी पत्नी राधा और उनकी बेटी रिया और छोटा बेटा राज, उसकी पत्नी आभा और उनका बेटा आरव रहते थे। क्योंकि झगड़े के दिन, झगड़े के समय पर चंदा जी मंदिर गई हुई थीं। चंदा जी जब वह वापस मंदिर से आईं तो मगनलाल जी ने उन्हें सारी बात बताई। चंदा जी भी यह सब सुनकर दुखी हो गईं और एक जगह बैठ गईं। थोड़ी देर बाद राधा ने डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगा दिया था, मगर किसी को खाने का मन नहीं था, इसीलिए कोई भी खाना खाने नहीं आया। राधा अपने सास ससुर से माफ़ी मांगने उनके कमरे में पहुंची, मगर मगनलाल जी और चंदा जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। राधा अपनी देवरानी आभा के कमरे में पहुंची तो आभा ने भी उसे देखकर मुंह फेर लिया। अब फिर बेचारी राधा क्या ही करती। राधा उदास होकर अपने कमरे में आ गई। राधा जब अपने कमरे में आई तब उसका पति सोमेन बोला, तुम क्यों बार बार सभी के सामने झुकने जाती हो? और तुम्हारा मन नहीं करता क्या कि जिसकी गलती हो वो तुमसे माफ़ी मांगे? बिना गलती के भी तुम अपनी गलती क्यों मान लेती हो? बार बार कहा है तुमसे कि सबके सामने हर बार छोटी मत बना करो। आज भी नहीं सुनी ना तुम्हारी बात किसी ने। मैं तो कहता हूँ कि हम दोनों को इस घर से अलग हो ही जाना चाहिए। वैसे भी माँ पापा बहुत फर्क करते हैं हम दोनों भाइयों में। राधा बोली, आप दोनों भाइयों में ही नहीं, हम दोनों बहुओं में भी इस घर में बहुत फर्क समझा जाता है। मैं भी तो कब से अलग होने की राह देख रही हूँ। उसी रात राधा के भाई का फोन आया और उसने राधा से कहा कि राधा, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। कई डॉक्टर बदलने के बाद भी आज तक उन्हें कोई आराम नहीं लगा। बस बार बार तुम्हें ही याद कर रही हैं
और वह तुमसे मिलना चाहती हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊं। तो राधा ने भी हाँ कहकर सिर हिला दिया। दूसरे दिन राधा के भाई को घर आया देख मगन लाल जी और चंदा जी हैरान रह गए और वे दोनों ही आश्चर्यचकित होकर राधा की ओर देखने लगे। तब राधा के भाई ने उन्हें बताया कि दरअसल उसकी माँ की तबीयत खराब है और वह राधा को ले जाना चाहता है। अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो क्या मैं राधा को अपने साथ ले जाऊं? जब दोनों ने इस बात पर अपनी रजामंदी दी तो राधा का भाई राधा को अपने साथ अपने घर ले गया। जाने से पहले राधा ने फिर एक खत अपने ससुर मगनलाल जी के लिए लिखा और मगनलाल जी की डायरी में वह जाने से पहले वह खत अपने ससुर जी की डायरी में रख कर चली गई। वह जानती थी कि मगनलाल जी रोज़ डायरी लिखते हैं, इसीलिए उसका खत शायद वह पढ़ लेंगे और अपने भाई के साथ कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। राधा के मायके जाने के बाद घर के काम की जिम्मेदारी चंदा जी पर आ जाती है, क्योंकि आभा का काम करना या ना करना आभा के मूड पर आधारित था। वह उसका मूड यदि अच्छा होता तो काम करती, वरना काम पड़ा छोड़ देती। मगर चंदा जी को घर के काम ऐसे पड़े रखना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह घर के ज़्यादातर काम खुद ही कर देती थीं। अब बेचारी चंदा जी, एक तो उम्र का तकाजा और ऊपर से घर का काम, बेचारी इतनी बुरी तरह से थक जाती। मगन लाल जी ने रात को जैसे ही डायरी खोली तो उन्हें बहू राधा द्वारा लिखा खत मिला। खत में लिखा था, पापा जी, आपने कल मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन आपने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने आभा को थप्पड़ क्यों मारा था और सोमेन ने उनके छोटे भाई का कॉलर क्यों पकड़ा हुआ था। बस यही बताने के लिए यह खत लिख रही हूँ। आशा है आप मेरी भावनाएं समझेंगे। पापा जी, उस दिन मेरी बेटी रिया के हाथ से कांच का गिलास फूट गया था। अगर आभा उसे बच्चा समझकर प्यार से समझाती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उसने एक बार भी ऐसा नहीं किया। उल्टा टूटे हुए गिलास को देख आभा बोली, लंगड़ी कहीं की, देखकर भी नहीं चल सकती क्या? पैर ही तो टूटे हैं तेरे, आंख तो नहीं फूटी। इतना महंगा गिलास तोड़ दिया मेरा। उसके बाद राज भैया ने उसे समझाना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि पीछे से राज भैया बोले, इतना महंगा गिलास फोड़ दिया, अब उसका हर्जाना कौन भरेगा? तेरा बाप। कहकर दोनों रिया को डांट लगा रहे थे। खत पढ़ते पढ़ते मगनलाल जी को लगा जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने पीछे देखा तो चंदा जी खड़ी थीं। मगनलाल जी को चिट्ठी पढ़ते देख चंदा जी बोली, क्या पढ़ रहे हैं जी? मगनलाल जी बोले, तुम्हारी बड़ी बहू मायके जाने से पहले यह खत लिखकर छोड़ गई है, बस वही पढ़ रहा हूँ। चंदा जी बोली, ज़रा ज़ोर से पढ़िए, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि उस दिन ऐसा क्या हो गया था कि दोनों भाई और दोनों बहुओं में हाथापाई तक बात पहुँच गई। मगनलाल जी अब खत ज़ोर से पढ़ने लगे, जिसमें राधा ने लिखा था, पापा जी, अभी 3 महीने पहले ही तो रिया और सोमेन का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। जैसे तैसे उन दोनों की जान बच पाई है, और ऐसे में अगर मेरी बेटी को लंगड़े होने का ताना मारा जाए तो क्या यह सही है पापा जी? कि तभी चंदा जी बीच में ही बोली, मुझे अच्छे से आज भी वह दिन याद आता है तो मेरी रूह कांप उठती है। आप और मैं तो हिम्मत हार ही चुके थे। वह तो राधा ही थी जो ऐसे समय में भी बिना हिम्मत हारे पति और बेटी के वापस अच्छे होने की उम्मीद लगाकर बैठी थी और निरंतर
हमें भी हौसला दिए जा रही थी। शायद उसके हौसले और भगवान पर उसके भरोसे का ही असर था कि रिया और सोमेन आज हमारे बीच वापस खड़े हैं। छोटी बहू आभा को रिया को इतना बड़ा ताना मारने से पहले तनिक सोचना चाहिए था। और पीछे पीछे राज ने भी ऐसा बोला, यह तो हद है, चंदा जी ने कहा। मगनलाल जी बीच में ही झल्लाते हुए बोले, अब मुझे खत आगे भी पढ़ने दोगी या बीच में ही टोकती रहोगी? मगनलाल जी ने खत आगे पढ़ना शुरू किया। 3 महीने पहले ही हुए एक्सीडेंट की वजह से सोमेन की नौकरी छूट गई, क्योंकि उन्हें घर पर रहकर आराम करने की हिदायत दी गई थी, जिससे घर का सारा बोझ राज भैया पर आ गया। बस तब से आभा मुझे रोज ताने सुनाने लगी, कहने लगी, अगर मेरा पति तुम लोगों के खर्चे ना उठाए तो तुम लोगों का क्या होगा? मुझसे यह ताने रोज रोज नहीं सुने जाते पापा जी। अब आप ही बताइए, अगर मैं इन बातों को लेकर अलग रहना चाहती हूँ तो क्या यह गलत है? मैं अपने पति और बच्ची के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। मेरे पति और बच्ची को इस वक्त हौसले और आत्मविश्वास की ज़रूरत है, ना कि ऐसे कमज़ोर व्यक्तियों के उलाहनों की। आप हमेशा सच का साथ देते हैं, मगर कुछ दिनों से हमें लग रहा है जैसे हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। खत पढ़कर मगनलाल जी बोले, कितने खुशी के दिन थे वह चंदा, जब हमारे दोनों बेटों की शादियां हुई थीं। दोनों बहुएं भी तो पूरी तरह रच बस गई थीं परिवार में। जहां एक तरफ बड़ी बहू राधा घर की जिम्मेदारियों के प्रति सजग और सुशील, वहीं दूसरी तरफ छोटी बहू आभा चंचल और मिलनसार। पूरे घर में उसके हंसी ठहाकों की आवाज गूंजती। दोनों ने मिलकर यह परिवार एक सूत्र में बांधे रखा था चंदा। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे घर को, जो अब सभी को अलग होना है इस घर से। और मैं क्यों भेदभाव करूंगा मेरी दोनों औलादों में? बड़े बेटे और बहू को हमारे बारे में ऐसा क्यों लग रहा है? चंदा जी बोली, कभी कभी अनजाने में हमसे ऐसी नासमझी हो जाती है, जिससे हम भेदभाव कर बैठते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर का कभी बंटवारा हो, क्योंकि घर का बंटवारा मतलब सब कुछ बंट जाना। जब घर का बंटवारा होता है तो सिर्फ वह घर का बंटवारा नहीं होता, वह तो बड़े बुजुर्गों का भी बंटवारा होता है। इतना कहते कहते ही चंदा जी की आंखों में आंसू आ गए और रोती हुई बोली कि और मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। बोलते हुए चंदा जी फपक फपक कर रो पड़ी। मगनलाल जी ने उन्हें चुप किया और मगनलाल जी बोले, बस यही वजह है कि मैं भी बंटवारा नहीं करना चाहता, मगर इस मसले का भी तो कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। और मैं नहीं जानता था कि छोटी बहू आभा इतनी तेज स्वभाव की है कि वह इस तरह के ताने मारती होगी। चंदा जी बोली, अरे आभा तो हमेशा अपनी मम्मी से फोन पर ही चिपकी रहती है। शादी को 5 साल हो गए, मगर घर के काम भी ढंग से नहीं करती आपकी छोटी बहू। और तो और, एक बार जब वह अपनी मम्मी को यहाँ की सारी बातें बता रही थी और मैं वहाँ कुछ काम से गई थी, तो मैंने उसकी सारी बातें सुन ली। और जब मैंने उससे कहा कि बेटा, इस तरह अपने घर की बातें अपने मायके में नहीं बताया करते, तो उल्टा मुझ पर ही वह भड़क गई और बोली, आपको शर्म नहीं आती मेरी बातें सुनते हुए? हाँ, मैं मानती हूँ कि छोटी बहू आभा थोड़ी कम समझदार है, राधा जितनी समझदार नहीं है, अभी उसमें बचपना है। पर वैसे आभा के दिल में कोई खोट नहीं है, जो भी बात हो मुंह पर बोल देती है, मगर कभी कभी इतना कड़वा बोलती है
कि सामने वाला उसे पचा नहीं पाता। मगनलाल जी बोले, मैं जब पहुंचा तो मैंने बिना कुछ जाने राधा और सोमेन पर सारा इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि पहले मुझे बात की तह तक जाना चाहिए था। राधा बहू ने मुझे बताने की कोशिश भी की थी, पर मैंने उसकी एक भी न सुनी। अनजाने में ही सही, पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है चंदा। मगनलाल जी अपनी पत्नी चंदा जी से बोले। इसी सब के बारे में दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर खड़ी आभा ने अपने सास ससुर की यह सारी बातें सुन लीं और अपने कमरे में आकर अपने पति राज से बोली कि राज, किस मिट्टी के बने हुए हैं तुम्हारे भैया भाभी और माँ बाप, किसी बात का बुरा ही नहीं मानते। लगता है हमारा इस बार का नाटक भी मुझे फेल होता नजर आ रहा है राज। राज बोला, क्यों, क्या हुआ आभा? इतने सब के बाद तो पापा हमें अलग करने का निर्णय ले ही रहे होंगे ना। मुझे नहीं पता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, गुस्से में चिल्लाती हुई आभा बोली। मैं और नहीं रह सकती सबके साथ। मुझे जब तक अलग नहीं करेंगे, अब मैं इस घर में तब तक वापस नहीं आऊंगी। तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, यह तुम जानो। मैं कल मेरे मायके जा रही हूँ और अब तुम मुझे तब वापस बुलाना जब हम अलग हो जाएं, समझे? दरअसल आभा और राज अब और संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि राज पिछले 3 महीनों से घर का खर्च अकेले उठा रहा था, जिस वजह से आभा अपनी जेठानी से बात बात पर उसे टोकती रहती और जेठ जी को एक्सीडेंट की बात को दरकिनार कर अपनी बादशाहियत चलाती। उससे घर के ज़्यादा काम भी नहीं होते थे और वह हमेशा ही फ़ोन पर अपनी मम्मी से अपने ससुराल की बुराई करने लगी रहती थी। रोज़ रोज़ नए नए बहाने बनाकर अपनी जेठानी को परेशान करने का वह एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। इस बार उसने अपनी जेठानी को इस तरह प्रताड़ित करने की सोच रखी थी कि वह गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाए कि बदनाम जेठानी हो और उसका अलग होने का ख्वाब भी पूरा हो जाए। मगर जब सास ससुर की बातें सुनी तो उसे उसके इरादों पर पानी फिरता नजर आया और वह दूसरे दिन अपनी सास से बोली, मम्मी जी, कल मैं आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी। मुझे इस घर में अब और नहीं रहना। मम्मी जी, आप लोगों से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। यह तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राधा भाभी सारे झगड़े की जड़ थीं, मगर आपने तो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया। अब मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। आप अपनी फेवरेट बहू राधा भाभी के साथ ही रहिए। बोलकर आभा अपने बेटे को लेकर मायके चली गई ताकि घर के कामों से भी बच जाए। मगर दूसरे ही दिन राधा अपने मायके से आ चुकी थी। चंदा जी राधा को घर देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। चंदा जी ने जब राधा से पूछा कि वह जल्दी क्यों आ गई, तब राधा ने बताया कि उसे सोमेन ने फोन पर बताया था कि आभा अपने मायके चली गई है और घर के कामों का बोझ आप पर आ गया है और मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक है। अब वह मुझसे मिलना चाहती थी बस। आप घर का काम अकेले कैसे करती माँ जी? मुझे घर की चिंता हुई तो मैं आ गई। अब मन ही मन चंदा जी सोचने लगीं कि अब तक तो वे राधा के बारे में जो भी सोचती थीं सब सही ही सोचती थीं। राधा अब भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। आभा ससुराल से झगड़ा करके मायके आ गई, जहां 1-2 दिन तो सबने उसकी खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन उसने देखा कि उसके पापा उसकी भाभी से बोले, बहू, चाय में थोड़ी शक्कर कम है, जरा और डाल देना। आभा की भाभी रश्मि गुस्से से बोली, पापा,
आपका तो यह रोज का नाटक है। आपको मेरा किया कोई काम पसंद ही नहीं आता है, चाहे मैं कितने भी अच्छे से कोई काम कर लूं। कभी चाय में शक्कर कम है तो कभी सब्जी में तेल ज्यादा है। मैं तो तंग आ गई हूँ इन रोज रोज की झंझटों से। इतनी ही दिक्कत है तो खुद बना लिया करो ना, खाली पड़े पड़े हुक्म चलाते हैं बस। और ऊपर से आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान चला आता है, वह अलग। मुझसे नहीं होती सभी की खातिरदारी, मुझे अलग रहना है। फिर जैसे चाहे वैसे अपने काम करना और अपने रिश्तेदारों को खूब पालना। मेरा पति कब तक अकेला सबका खर्चा झेले। गुस्से में चिल्लाती हुई रश्मि बोली कि आभा से यह सब बर्दाश्त ना हुआ। आभा बोली, भाभी, इतनी सी बात पर आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? रश्मि बोली, दीदी आप बीच में मत ही बोलिए और जाइए और चुपचाप अपना घर देखिए। आभा को अपनी भाभी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा और वह उदास होकर अपने कमरे में चली आई। आभा अपनी माँ सुशीला जी से बोली, माँ, भाभी इतनी सी बात पर चिढ़ गईं और अलग रहने की बात कर रही हैं। मुझे भाभी का यह व्यवहार देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। तब सुशीला जी बोली, बेटा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आजकल सभी लड़कियां संयुक्त परिवार से अलग ही तो रहना चाहती हैं। अब तू अपने आप को ही देख ले। 3 महीने से तुझे तेरे पति का घर में पैसे देना इतना खटक गया है कि तू ससुराल से अलग होने के नाम पर यहाँ मायके आकर ही बैठ गई। अब यह देखकर घर में तेरी भाभी पर भी तो तेरा गलत प्रभाव पड़ा और उसे भी अलग रहने की सूझी है। मैं तो तुझे फोन पर भी यही समझाती थी कि ससुराल वालों की बातें यहाँ मायके में मत किया कर। मैंने तो तुझे कभी गलत सलाह भी नहीं दी, मगर आज तेरी इस करतूत पर एक माँ भी बदनाम होगी और सभी सोचते होंगे कि इसकी माँ ने ही इसको गलत पट्टी पढ़ाई होगी। और यही फर्क होता है बेटा, जब हम अपनी भाभी को अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, मगर वही व्यवहार जब हम अपने सास ससुर के साथ करते हैं तो हम अपने आप को सही समझ रहे होते हैं। यह सब सुनकर आभा को एकदम से एहसास हुआ कि माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। दूसरे दिन आभा अपने ससुराल पहुंच गई। जब राज ने आभा को अचानक आया देखा तो पूछा कि तुम तो वापस नहीं आने वाली थीं। आभा बोली, राज, कभी कभी हमारी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ जाती है। हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपना परिवार और उसकी भलाई बुराई हमें कुछ नजर नहीं आता। उस वक्त तो बस हमें अपना स्वार्थ ही नजर आता है, और जब हमारी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ती है तो कोई ना कोई उसे उतारता जरूर है। बस ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। राज आभा की बातें सुनकर आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरी अकल ठिकाने आ गई, कहकर आभा ने अपने सास ससुर से माफी मांगी। फिर आभा अपनी जेठानी राधा के पास पहुंची और अपने जेठ जेठानी सभी से माफी मांगी और वापस सभी प्यार से रहने लगे। एक रोज अपनी माँ सुशीला जी और अपनी भाभी रश्मि का फोन आने पर आभा अपने मायके पहुंची। तब बातों बातों में सुशीला जी ने आभा को बताया कि उन्होंने और उनकी बहू रश्मि ने मिलकर उस दिन सारा नाटक किया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास करवाया जा सके। तब आभा बोली, थैंक यू माँ और भाभी, आज उसी के कारण मेरा संयुक्त परिवार आबाद है। दोस्तों, हर बेटी यही चाहती है कि उसकी भाभी उसके माता पिता को हमेशा खुश रखे और हमेशा उनके साथ रहे, मगर जब वही बेटी किसी घर की बहू बन जाती है तो वह अपने सास ससुर जेठ जेठानी से
अलग क्यों होना चाहती है? आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, कहानी में आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।